नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का हम कर लेते हैं ऑपरेशन, यानी कि इस क्वेश्चन से और कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन बन सकती है उसको जान लेते हैं। दोस्तों मुगल वंश का एक 7वें नंबर का बादशाह था, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इसके जो 4 पुत्र रहते हैं, जहांदार शाह, आजिम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह, इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो इसका एक पुत्र रहता है जहांदार शाह, इसने जो है जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त कर ली। और दोस्तों जो जहांदार शाह है ये 1772 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठ जाता है। और दोस्तों जो जुल्फिकार खां है इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, जहांदार शाह जुल्फिकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह के शासनकाल की पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। और दोस्तों जहांदार खां ने लाल कुमारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसको लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो ये भी जहांदार खां को कहा जाता है। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश के पहले शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो मुगल वंश है इसके संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ठीक है, और यही मुगल वंश के पहले शासक थे। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा, सबसे पहले इनकी आत्मकथा का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इनकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है, और दोस्तों बाबरनामा या फिर इसको तुजुक ए बाबरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी कहते हैं। और दोस्तों इन्होंने ये किताब जो है ये तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी? तुर्की भाषा में लिखी थी। याद रखना दोस्तों, इन्होंने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी। दोस्तों मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं मुगलों की जो दरबारी भाषा थी फारसी, उसी में इन्होंने ये बाबरनामा लिखी होगी, लेकिन नहीं, इन्होंने जो है तुर्की भाषा में बाबरनामा पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट वन की बात कर लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। दोस्तों बहादुर शाह जफर या फिर इनको जो है बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेज सेनापति हडसन ने, ठीक है, एक अंग्रेज सेनापति हुआ करता था उस समय हडसन, इसने जो है बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था और कहां पर भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था। और दोस्तों 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो देखो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। और दोस्तों और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस प्राचीन सम्राट का मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है? तो देखो दोस्तों, जो शेर शाह सूरी का मकबरा है ये हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर हो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। और फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि पड़ोसी राज्य का कोई राज्यपाल इस्तीफा दे दे या फिर उसकी डेथ हो जाए तो राष्ट्रपति किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को वहां के राज्यपाल का कार्यभार दे सकते हैं। ऐसा भी अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों अनुच्छेद 156 की बात कर लेते हैं। इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अनुच्छेद 156(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसलिए राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ध्वनि तीव्रता से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 95 डेसिबल ध्वनि तीव्रता से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, 2-3 बातें पूछी जाती हैं कि सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि तीव्रता जो है ये 30 से 40 डेसिबल होती है। कितनी? 30 से 40 डेसिबल होती है। और सोते मनुष्य को जगाने के लिए, ठीक है, सोते मनुष्य को जगाने के लिए 50 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त मानी जाती है। ठीक है, ये 2-3 बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये स्थित है पंजाब के पटियाला में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था। ठीक है, पहले इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था, फिर 1973 में, कब? 1973 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 10 क्वेश्चन, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों जो रोल्ड गोल्ड है ये किस किस की मिश्र धातु है? ये तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी थी।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय संगीतकार जिनको रेमन मैक्स से अवार्ड दिया गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। प्रथम भारतीय संगीतकार जिनको रेमन मैक्स से अवार्ड दिया गया वो भी कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। तो इनके पास 2 रिकॉर्ड हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। और प्रथम भारतीय संगीतकार जिनको रेमन मैक्स से अवार्ड दिया गया वो कौन थी? तो वो भी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक है। और दोस्तों एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये जो हैं ये मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 12 क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा करने में कितना समय लगा? तो देखो दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा करने में 7 वर्षों का समय लगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसको पूरा करने में 7 वर्षों का समय लगा। इसमें जो है अकबर के जीवन की व्याख्या की गई है। और अबुल फजल तो आप लोग जानते होंगे अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये संबंधित है कपास उत्पादन से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिल्वर फाइबर क्रांति ये संबंधित है कपास उत्पादन से। लेकिन यदि आपसे केवल पूछा जाता कि सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है तो सिल्वर क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं और दोनों फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इन शहरों में से आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों शहर जो हैं ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका की एक झील है विक्टोरिया झील, ठीक है। और यहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और इसी झील से नील नदी निकलती है। आप लोग जानते होंगे नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और नील नदी कहाँ पर जाके गिर जाती है? तो भूमध्य सागर में जाके ये नील नदी गिर जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दिल्ली के उपराज्यपाल कब बनाए गए थे? तो 1966 में बनाए गए थे। दोस्तों अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये स्थित है शिमला में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सम्मान है? दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है ये साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती सम्मान के बारे में और कौन कौन से फैक्ट बनते हैं? तो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी, ठीक है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था दोस्तों? तो पहला सरस्वती सम्मान जो है ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसको? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर हैं, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है ये 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का होता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 होते हैं स्थायी सदस्य देश, ठीक है। 5 होते हैं स्थायी सदस्य देश और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य देश, ठीक है। 5 स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश कितने होते हैं तो आप कहेंगे 15 होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, कुल होते हैं 15, ठीक है।
और दोस्तों ये जो स्थायी सदस्य देश होते हैं, ठीक है, इन्हीं के पास में वीटो पावर होता है। ठीक है, स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं या फिर ऐसे देश कौन कौन से हैं जिनके पास में वीटो पावर है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इन 5 देशों के पास में वीटो पावर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 20 क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम के पद का सृजन किया गया। तो दोस्तों जो हमारे देश के डिप्टी पीएम होते हैं उनके पद का सृजन जो है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों संविधान में कहीं भी डिप्टी पीएम के पद का वर्णन नहीं है। इस पद का सृजन केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, कैसे? जैसे मान के चलिएगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए 2 दावेदार हैं। ठीक है, और अब 2 प्रधानमंत्री तो हम रख नहीं सकते, तो इन 2 में से एक जो कत्तावर नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा नाराज। ठीक है, अब जब दूसरा नाराज हो जाएगा तो उसको कह देंगे भैया ठीक है तुम डिप्टी पीएम ही बन जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। डिप्टी पीएम पद का पूरे संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। देश के पहले डिप्टी पीएम कौन बनाए गए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये देश के पहले डिप्टी पीएम बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? तो देखो दोस्तों जो सांभर झील है, ठीक है, जो सांभर झील है इसमें जल की लवणता अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, जो सांभर झील है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और दोस्तों ये जो झील है ये खारे पानी की झील है। ठीक है, इस झील में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये स्थापित किया गया था रसिया के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना रसिया के सहयोग से की गई थी। और स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार परकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो थार परकर प्रजाति है ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थार पारकर जो है दोस्तों ये सबसे पहले याद रखना है आपको, ये काय की प्रजाति है? दोस्तों ये गाय की प्रजाति है। ठीक है, और ये प्रजाति जो है ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ये प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो दोस्तों जल सेना प्रारंभ किस चोल राजा ने की थी? राजा राम प्रथम ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो चोल वंश है इसके संस्थापक भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल थे। ठीक है, विजयालय चोल जो हैं ये चोल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 25 क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता सभी लोग जानते होंगे कौन थी? मदर टेरेसा थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इनको ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इनको शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति यदि आपसे पूछे जाएं तो आप क्या कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र का दिया गया था? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सरल था कि ऐसी कौन सी पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कब दिया गया, किस क्षेत्र का दिया गया, पहले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, इनको जो है कब दिया गया? 1913 में। किस क्षेत्र का दिया गया? साहित्य का दिया गया। ये बातें आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं क्योंकि एग्जामिनर अब क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछने लगा है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको कंटिन्यू और अधिकतम बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने कहने के लिए 25 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको पढ़ाया है, लेकिन कम से कम 100 और इम्पोर्टेंट फैक्टों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।
तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो जो दिवस मनाया जाता है उस दिवस के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं, उसकी थीम वगैरह, ठीक है, तो आप उसकी थीम वगैरह भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हालात के हिसाब से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।